Good morning, everyone. Good morning, everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Myself is Mahesh Kumar Jain. और गाइस सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सुधांशु सुधांशु गुड मॉर्निंग सुधांशु। चलिए डियर सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, हम स्टार्ट करेंगे। एवरीवन शुड बी जॉइन फास्टली। सुधांशु सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं अभी तक? सुधांशु सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं अभी तक? और वॉइस वॉइस क्लियर गाइज, वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर है? मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग संजू। एवरीवन इज क्लियर ना? वॉइस 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 क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी इज क्लियर। ओके ओके सुधांशु। सुधांशु ने कहा है कि सर सब ओके है। ओके एवरीथिंग इज गुड। बिल्कुल गाइज हम आगे बढ़ेंगे। हम कल कहां तक कर चुके थे? आई थिंक कल हम 92 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए थे। तो 92 का आंसर क्या होगा गाइज? व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो? गाइज पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू, इट मींस लिमिटिंग मतलब आइडियल वैल्यू कहां से कहां तक बताई गई थी? डियर अपने कहां से कहां तक बताई थी? बिल्कुल ए ऑप्शन -1 से 0.5। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये अपन कर चुके थे गाइज। अब मैं आस्क नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ने जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन जनरल। गुड मॉर्निंग सोनाली। प्रद्युमन, प्रद्युमन का स्वागत है। आई थिंक प्रद्युमन आपकी फर्स्ट क्लास है आज, या पहले भी ज्वाइन थे? प्रद्युमन चलिए गाइज देखिए। इन जनरल ब्रिटल मटेरियल हैव एडिक्यूट एडिक्यूट रेजिस्टेंस। बताइए गाइज। ओके ओके। तो प्रद्युम्न आप मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। मैंने सारा पहले उसके समराइज करके थ्योरी को बताया है, उसके बाद हम कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके गाइज चलिए। तो डियर ब्रिटल मटेरियल किसमें स्ट्रांग होता है और किसमें वीक होता है? जनरली स्ट्रांग किसमें होता है? ब्रिटल स्ट्रांग किसमें? कंप्रेशन में। गुड मॉर्निंग डिंपल, गुड मॉर्निंग। Guys, brittle is strong in compression. Therefore, कंक्रीट को अपन कंक्रीट कंक्रीट क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। और अपन उसमें कौन सा फोर्स लगाते हैं? जनरली कंप्रेशन, क्योंकि दैट मटेरियल हैज द एडिक्वेट स्ट्रेंथ अगेंस्ट द कंप्रेशन। गुड मॉर्निंग राकेश, वेरी गुड। तो गाइज इसका आंसर कंप्रेशन होगा। और बताइए ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल वीक किस में होता है? गाइज वीक किस में होता है? वेरी गुड प्रद्युम, बहुत अच्छे। सीयर में वीक चला जाएगा अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 94। गाइज 94 क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम द स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम। मैंने पहली क्लास में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बात किए थे। तो क्या बात किए थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में? एज द इलास्टिक लिमिट रीच। गाइज बताइए जैसे ही आपका कर्व इलास्टिक लिमिट तक पहुंचता है, ये आपका कर्व इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा, इसके बाद क्या आएगी? इल्ड। जब इल्ड आएगा तो गाइज आपका क्या होगा? इल्ड में
इल्ड में आपके पास हल्का सा फोर्स लगाने पे भी, कम फोर्स लगाने पे भी डिफॉर्मेशन रैपिडली बढ़ेगा, ज्यादा स्ट्रेन मिलेगी। यहाँ पे गाइस इस वाले रीजन में आप फोर्स कम लगाओगे, उसके बावजूद आपको डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा। तो गाइज जैसे ही आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, बिल्कुल, तो इंक्रीज मोर रैपिडली। और ऐसा क्यों होता है माय डियर, अगर कोई बताना चाहे तो? ऐसा क्यों होता है कि इल्ड, जैसे इल्डिंग में अपन पहुंचते हैं तो थोड़ा सा आप अगर फोर्स लगाओगे तो आपको स्ट्रेन ज्यादा मिलेगी। मतलब आपने अगर देखो, अगर आपने प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लीजिए लेट सपोज आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो आपको इलोंगेशन 1 mm मिला। किसके अंदर, किसके अंदर की बात चल रही है? प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर आपने थोड़ा सा फोर्स, फिर 1 न्यूटन बढ़ाया तो फिर इलोंगेशन 1 mm मिला। लेकिन गाइस जैसे आप इलास्टिक के बाद जाते हो तो 1 न्यूटन बढ़ाने पे आपके पास 4 to 5 mm आपको इलोंगेशन मिलता है। तो रैपिडली क्या होता है, वो फास्ट होता है। उसका रीजन क्या है? तो मेरे गाइस मेरी बात समझना, नहीं प्लास्टिक रीजन नहीं, थोड़ा सा अगर अपन समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों होता है। तो गाइज क्या होता है कि अपन अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, और ये एटम, गाइज ये एटम एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या होता है, बंधे हुए होते हैं। तो गाइज जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये एटम थोड़ा दूर जाते हैं। अभी एटम यहाँ है, अब एटम आपका थोड़ा सा दूर जाएगा। अब गाइस जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो कम रजिस्ट करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो डिफॉर्मेशन जल्दी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाते हैं जिससे आपको डिफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है। और दैट इज कॉल्ड द स्लिप बोला जाता है इस प्रोसेस को। स्लीपिंग आ गई, डिसलोकेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्लीपिंग। इसलिए गाइज आपको मोर रेपिडली आपकी स्ट्रेन क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलिए आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज के बाद इसका आंसर क्या होगा? दैट इज द ए ऑप्शन। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइज कल मैं इसके बारे में डिटेल में बात किया था, मैंने हर एक चीज लिखाई थी। आज सब आप इसके ऑप्शन दोगे। एक ऐसा फोर्स जो एक पॉइंट पे नहीं मिलता है, गाइज ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, क्या नाम बोलेंगे, बोलो गाइज, उनका नाम क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स क्या आप नोट्स देख रहे हो? बिल्कुल संजू, ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, अगर एक पॉइंट पे मिलते तो वो तो कौन करंट होता? गाइज वो तो कौन करंट होता। लेकिन एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे तो कौन सा होगा? नॉन को करंट। नॉन को करंट। और गाइज क्या लिख रहा है अगला पॉइंट? एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। गाइज अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो कौन से, कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर। मैंने कल आपको पहले तो कोप्लेनर बताया था, फिर नॉन कोप्लेनर बताया था। तो गाइज आंसर इसका होना चाहिए नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कनकरंट। बिल्कुल, तो गाइज बताइए, ये तो कोप्लेनर तो हो ही नहीं सकता, ये कोप्लेनर नहीं है।
हाँ, ये कोप्लेनर तो है लेकिन कंकरेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत सही। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाला आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्लियर हो गया तो एक बार यस कर दीजिए कि सर यस, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। हमने यहाँ से बना लिया है। बिल्कुल, कल अपन इस पे बात भी कर चुके थे बड़े डिटेल में। प्रद्युम्न, एक बार कल वाले आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना। मैंने वहां पे टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम के बारे में बताया था कि फोर्स सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो सारे वहां डिटेल में अपन बात कर चुके हैं। वेरी गुड सुधांशु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर दैट इज द 96। एवरीवन शुड बी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस गाइस दैट। ये अपन से क्या पूछना चाह रहा है? ये कह रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू निकालो सिग्मा की। इफ ए स्टील रॉड ऑफ डाया दे रखा है गाइज अपन को, और लेंथ दे रखी है, और कितना फोर्स है गाइज? तो फोर्स अपॉन एरिया। तो गाइज फोर्स कितना? 55 × 10⁻³ न्यूटन। और गाइज एरिया दैट इज द π/4, 26.9 का स्क्वायर। तो गाइज इसको 27 लेके सॉल्व कर दो। एवरीवन शुड बी आंसर। संजू का आंसर आया है 96.77। एवरीवन शुड बी आंसर। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का भी 96.77 आया। तो गाइज इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे। रवि, रवि, एच के मीना और सोनाली सब आंसर देंगे। सोनाली ने दे दिया है। मयंक कोठारी, मयंक आपका वेलकम है। आप आज न्यू तो नहीं हो या फिर पहले क्लासेस ज्वाइन कर ली थी? यस, ओके, न्यू। तो मयंक आप क्या करेंगे? आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां पे जितना कंसेप्ट आना होगा मैंने पहले और बता रखा है, और जो कंसेप्ट नया आएगा मैं यहाँ पे डील करूंगा। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ए। अब गाइज अगर मान लीजिए एसएससी जेईएन में आया है, गाइज किस में आया है? एसएससी जेईएन, जेईएन में आया तो विदाउट विदाउट कैलकुलेटर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइज एक बात, मेरी बात बड़े ध्यान से याद रखना। अगर कैलकुलेशन टफ हो, देखो कैलकुलेशन कितनी पास में है पास में। तो कैलकुलेशन अगर टफ हो तो पहले इस क्वेश्चन को छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए। पहले उन क्वेश्चंस को करना जो बहुत इजी हो और वो जल्दी से हो जाए। हो सकता है ये टाइम टेकिंग हो। अगर ये टाइम टेकिंग होगा और आपने अगर इस क्वेश्चन में अपना टाइम लगा दिया तो आपके कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा इन इन टाइप के क्वेश्चन जहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो उनको थोड़ा सा लेट कर लो, या फिर आपकी कैलकुलेशन जल्दी से बन जाए तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। दैट इज द 97। 97।
गाइस इस क्वेश्चन को आप बिना किसी उसके भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो ऑप्शन से भी चला जा सकता है। एवरीवन शुड बी आंसर। ये कह रहा है आपसे टू लाइक, लाइक यानी जो जिनकी डायरेक्शन एक ही होगी। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 mm। गाइस दैट इज द P1, दैट इज द P2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है माय डियर? दैट इज द 24 mm। 24 mm। और इनका रिजल्टेंट कितना है गाइस? रिजल्टेंट इज 20 N। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 मीटर फ्रॉम एनी। तो गाइस मान लीजिए 6 मीटर ले लो, 20 N। तो गाइज आंसर तो मुझे ऐसे ए आंसर जा सकता है या नहीं जा सकता गाइज? इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20। जबकि ये 25 हो रहा है और ये तो 30 हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो गाइज यहां से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं P1 + P2 = 20। P1 + P2 = 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। और गाइस इसका एक कंसेप्ट क्या हो सकता है कि आप ऐसा करना, P2 के अबाउट मूवमेंट ले लेना और जीरो कर देना ओवरऑल मूवमेंट को। P2 के अबाउट मूवमेंट ले लेना और ओवरऑल मूवमेंट को जीरो कर देना, तो वहां से आपके पास कितना आने वाला है? ये वाला। आपको इसमें ज्यादा टेंशन इसलिए नहीं लेनी है, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से ही हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द मैकेनिक्स गाइज। ये मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, जो सिंपल मैकेनिक्स अपने दे रखा है, एसएससी जेईएन में भी दे रखा है थोड़ा बहुत, तो सिंपल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। गाइस इसमें कोई डाउट है? आप इसे सॉल्व करो, P2 के अबाउट मूवमेंट लो। एवरीवन शुड बी। गाइस यहाँ देखो ना, टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, और इनका रिजल्टेंट किससे ज्यादा है? 20 है। अगर आप अपोजिट ले लोगे तो फिर line of action of the resultant is 6 mm from the any given forces, the two forces are। आ गया? हाँ सुधांशु, एक बार अपोजिट लेके देखो आंसर आएगा या नहीं आएगा, पहले ये देखो। लाइक यानी क्या होता है सुधांशु? सुधांशु लाइक यानी क्या होता है? लाइक यानी होता है एक ही डायरेक्शन। सुधांशु समझ में आई बात? ओके वेरी गुड। सुधांशु डायरेक्शन क्यों अपोजिट नहीं ली? देखो गाइस लाइक। एवरीवन शुड बी आंसर। ओके आ गया गाइज, वेरी गुड, दैट इज द ए ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर सभी ने कर लिया हो तो एक बार अच्छे से। गाइज ये करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है, आप खुद ही बताओगे इसका आंसर, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q सच दैट P किससे ज्यादा है Q से, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। गाइज सेम स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा? डियर ऐसे क्वेश्चंस को तो पूछना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। P और Q, तो रिजल्टेंट P - Q। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है पूछने लायक, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड सोनाली, सुधांशु, संजू, प्रद्युम्न।
मयंक, मयंक कोठारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। गाइज बताइए, पॉइजन रेशियो की वैल्यू किससे कम होती है, किससे कम होती है? ग्रेटर देन वन होगी, लेस देन वन होगी, इक्वल टू वन होगी, या नन ऑफ दीज होगा? बिल्कुल लेस देन वन होगा। और लेस देन वन में भी कितना कम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? कहां से कहां तक पढ़े हैं? 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। और -1 से 0.5। तो गाइज हमेशा नहीं, प्रद्युम्न और इज ऑलवेज रिमेन कितना रह सकता है? तो 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ना तो ग्रेटर देन वन होगा, ना इक्वल टू वन होगा। लेस देन वन, वो भी कितना? 0.5। लेस देन वन का मतलब एक से कम। एक से कम कितना हो सकता है? 0.5 हो सकता है, 0.4। हाँ बिल्कुल। लेस देन वन का मतलब नेगेटिव वन नहीं है माय डियर। माय डियर नेगेटिव वन नहीं है लेस देन वन। लेस देन का मतलब वन से कम। वन से कम का मतलब 0.5 भी हो सकता है, 0.45 भी हो सकता है, 0.33 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेकिन कभी भी 0.5 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखो, मैंने आपको ईवी का एक फॉर्मूला लिखाया था। ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू। माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है? यस या नो? यस। तो गाइज अगर इसमें मैं 0.5 से ज्यादा वैल्यू रख दूंगा म्यू की, गाइज म्यू की आप 0.5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख दो, ईवी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप अगर म्यू की वैल्यू 0.5 से ज्यादा रख दो, कोई सा भी रख दो, वन ही रख दो, चलो वन रखोगे तो आपका नेगेटिव ईवी आएगा। और नेगेटिव ईवी का मतलब डेल वी नेगेटिव। गाइस कभी भी आपका वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी उसकी। तो गाइस इसलिए कभी भी 0.5 से ज्यादा म्यू नहीं हो सकता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चंस की बात करिए। वाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात हो गई। गाइस ऐसी कौन सी मटेरियल है जो लार्ज नंबर ऑफ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर? फ्रैक्चर करने से पहले वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ, बिल्कुल, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबसे ज्यादा होगा। तो गाइस डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है? काफी लार्ज होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सोनाली, बहुत अच्छे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपन उमेश, उमेश का स्वागत है। उमेश वेलकम टू उमेश। चलिए आ चुके हो, अपन डक्टाइल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। गाइस द लोड, वो कौन सा लोड है जो लेंथ को इंक्रीज करेगा? गाइस लेंथ को इंक्रीज करने वाले लोड को कौन सा बोलते हैं? टेंसाइल। लोड लेंथ को डिक्रीज करने को, लेंथ को डिक्रीज करने को कौन सा बोलते हैं? कंप्रेशन। और टॉर्क मतलब ट्विस्ट करने को कौन सा बोलेंगे? ट्विस्ट को क्या बोलेंगे? टॉर्शनल। और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने वाले को क्या बोलेंगे? सियरिंग। और बेंडिंग लोड कौन सा होगा जो किसी स्ट्रक्चर को बेंड करे, थीटा एंगल पे बेंड करे? बिल्कुल। तो इसका आंसर तो गाइज ए चला जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जल्दी से आंसर करो, ऐसे क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डिक्रीज इन लेंथ गाइस, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। डिक्रीज कर रही है आपकी लेंथ, माइनस डेल एल अपॉन एल, माइनस कर रहा है। कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए गाइज, अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे ये। वन जीरो थ्री, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे गाइज। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। वेरी गुड, बहुत सही, देते जाओ आंसर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कप एंड कॉर्न फेलियर क्या है। पहले आप सब अपना अपना लॉजिक लगा लो डियर्स, फिर बात करेंगे इसमें। ध्यान से क्वेश्चन देख लो। वेरी गुड, बहुत सही, सभी आंसर करिए, सभी आंसर करिए, बाकी ने भी। चलिए गाइस, समझेंगे अपन इसको, कप एंड कॉर्न फेलियर क्या है। गाइस थोड़ा सा मैं इसे समझा रहा हूं कप एंड कॉर्न फेलियर को। गाइस सबसे पहले समझना, फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल इन टेंशन। गाइस बड़े ध्यान से समझना हर चीज को, हर चीज को बड़े ध्यान से समझना यहाँ पे। गाइस सबसे पहले तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये डक्टाइल मटेरियल किसमें तो वीक होगा और किसमें स्ट्रोंग होगा। इसका स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, क्या कभी मैंने वो ऑर्डर आपको लिखवाया है या नहीं लिखवाया है? यस या नो में आंसर करो माय डियर। हाँ, क्या लिखाया है गाइज? इंडक्टाइल मटेरियल, इंडक्टाइल मटेरियल क्या लिखाया गाइज? सबसे कम कौन सी होती है? सबसे कम कौन सी स्ट्रेंथ होती है? सबसे कम कौन सी स्ट्रेंथ होती है? शियर। उसके बाद उससे ज्यादा कौन सी? टेंशन। उससे ज्यादा कंप्रेशन। वेरी गुड गाइज, ये वाला ऑर्डर मैंने लिखाया था कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो वीक होता है शियर में और स्ट्रांग होता है टेंशन में। गाइज कभी कभी ये दोनों बराबर भी बोल देते हैं, किसी किसी मटेरियल के लिए, किसी किसी मटेरियल के लिए बराबर भी बोल देते हैं। अब गाइज मेरी बात समझना, जब अपन टेंशन टेस्ट करते हैं डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल मटेरियल पे जब टेंशन टेस्ट करते हैं तो माय डियर, मेरे पास एक स्पेसिमेन होता है कुछ इस टाइप का। मैंने वहां आपको बताया था पहली क्लास में। इस टाइप का एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, ऐसा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है। अपन क्या करते हैं इस पे एक यूनी एक्सियल लोडिंग लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस लोड को कैसे बढ़ाते हैं?
कैसे बढ़ाते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड। डियर फ्रेंड, कैसे बढ़ाते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड। जब मैं इसको ग्रेजुअली टेंशन करूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और इसका एरिया कम होगा। तो गाइस, जैसे जैसे मैं इस फोर्स को बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं फोर्स इंक्रीज करने पे इसका लेंथ बढ़ गया, और इसका डाया थोड़ा कम हो गया। ठीक है गाइज, अब मेरी बात समझना। मैंने और लोड बढ़ाया, और लोड बढ़ाने पे जब, गाइज बात ध्यान से सुनना, जब ये कर्व ऐसे जाके गाइज ये इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर से लेके इस वाले को, फ्रैक्चर से लेके अल्टीमेट वाले को क्या बोलते हैं? गाइज फ्रैक्चर से लेके अल्टीमेट वाले रीजन को कौन सा रीजन बोलते हैं? Everyone should be necking. Very good, Pradyumn. That is called the necking region. अब नेकिंग का मतलब क्या है गाइस? नेकिंग का मतलब है सडनली, सडनली, सडनली डिक्रीज इन एरिया। अब गाइस जैसे नेकिंग रीजन आता है तो और फोर्स बढ़ाने पे आपके पास और फोर्स बढ़ाने पे आपके यहाँ पे एरिया कुछ इस टाइप से हो जाता है। डेट इज, तो नेकिंग पे गाइस, नेकिंग वाले रीजन पे क्या देखा कि एरिया कुछ इस टाइप से 45 एंगल, क्योंकि 45 पे सीयर मैक्सिमम होगी, तो कुछ इस टाइप का एक फिनोमिना बनता है। सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज ए कप एंड कॉर्न फेलियर। कप एंड कॉर्न फेलियर। माय डियर, दैट इज कॉल्ड द कप एंड कॉर्न फेलियर। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा उधर की साइड थोड़ा? कप एंड कॉर्न फेलियर। तो गाइस ये कप एंड कॉर्न फेलियर इस नेकिंग रीजन में आता है। इस टाइप का फिनोमिना आता है कि यहाँ पे 45 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि गाइस जब अपन इस पे टेंशन टेस्ट लगाएंगे तो अपने कहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होती है? प्रिंसिपल से 45 डिग्री होती है। अगर थोड़ा आइडिया हो इस बारे में कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है उससे 45 डिग्री पे आपका जो प्लेन होता है वो मैक्सिमम शियर का प्लेन होता है। तो गाइस दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन, और इससे 45 डिग्री गाइस, दैट प्लेन इज द प्रिंसिपल प्लेन, और इससे 45 ये हो जाएगा गाइस दोनों साइड से। इस वाले फेलियर को गाइस कप एंड कॉर्न फेलियर बोला जाता है। इस वाले को कप एंड कॉर्न फेलियर, कुछ उस टाइप का उसका लुकिंग होता है गाइस। तो डियर समझ में आया है कप एंड कॉर्न फेलियर किस में आएगा? कप एंड कॉर्न फेलियर किस में आएगा माय डियर? ये कप सरफेस टाइप का बनता है, कप सरफेस टाइप का बनता है, इसलिए कप एंड कॉर्न फेलियर बोलते हैं। डियर समझ में आया? कप एंड कॉर्न फेलियर किस में आएगा? डक्टाइल मटेरियल में। कौन से टेस्ट में? टेंशन टेस्ट में। एवरीवन शुड बी क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गाइज मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं, इसके नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। वेरी गुड। चलिए, हो गया हो तो मैं इसे हटा दूं। चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टेंशन फेलियर, टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल। अगर ब्रिटल मटेरियल पे अपन टेंशन फोर्स लगाएंगे तब की बात करेंगे।
गाइस ये सारे के सारी चीजें मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस में भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस में ये बताने वाला हूं कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा और प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पे मैक्सिमम शियर का प्लेन होगा। गाइस ये सारी चीजें मैं डील करूंगा आपसे। पर याद रखना प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां शियर 0 होता है और उस प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री एंगल पे जो प्लेन होता है सच प्लेन इज कॉल्ड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो गाइज मटेरियल दो चीजों में फेल होती है, या तो शियर में फेल होगी या फिर नॉर्मल मतलब टेंशन या कंप्रेशन में फेल होगी। तो माय डियर मुझे आप इसका ऑर्डर बताओ, ब्रिटल मटेरियल किसमें वीक होती है और किसमें स्ट्रांग होती है। एवरीवन शुड बी आंसर, ब्रिटल मटेरियल किसमें वीक और किसमें स्ट्रांग। वेरी गुड। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किससे कम होती है माय डियर फ्रेंड्स? किससे? शियर स्ट्रेंथ से। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी किसमें होती है? कंप्रेशन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गाइस इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अपन को पता लग गया कि ये शियर में फेल होगा, सॉरी ये टेंशन में फेल होगा। तो अगर किसी 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 ब्रिटल मटेरियल पे अगर आप टेंशन फोर्स लगाओगे तो ये फेल कहां से होगा? तो गाइज ये हमेशा वहां से फेल होगा जहां टेंशन फोर्स टेंशन स्ट्रेस सबसे ज्यादा आएगी। और गाइज जहां टेंशन सबसे ज्यादा आती है उसे प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। गाइज ये बीच में से कुछ इस टाइप से फेल हो जाएगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे फेल होगा गाइज, क्योंकि गाइज ये सारे प्लेन आपस में प्रिंसिपल प्लेन है। तब आप इसको ब्रिटल को करोगे तो 90 पे जाएगा फेलियर। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने आप में प्रिंसिपल है, सभी के सभी सभी प्रिंसिपल है। तो बीच में से ये टूट जाता है गाइज जब अपन इसे टेंसाइल करते हैं। तो एक बार नोट डाउन देख लो, समझ में आ गया तो ओके करो। बिल्कुल 90 डिग्री लोड से 90 डिग्री पे जो भी प्लेन होगा सच प्लेन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन। और यहीं से इसका फेलियर होगा। तो गाइस दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से बता दो कप एंड कॉर्न फेलियर कौन से टेस्ट में आता है? कौन से टेस्ट में कप एंड कॉर्न फेलियर आता है? अभी मैंने कौन सा क्या लगाया था? टेंशन लगाया था। तो कौन सा टेस्ट हुआ? टेंशन टेस्ट। वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स कप एंड कॉर्न फेलियर किस में आएगा? टेंशन टेस्ट में। ओके कंप्रेशन भी बता देते हैं माय डियर। ऐसा करो कंप्रेशन में भी लिख लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गाइज करेंगे। कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उमेश, सोनाली, सुधांशु सबने अच्छे आंसर दिए हैं। चलिए गाइज बात करें। अब अपन को कौन सा फोर्स लगाना है गाइज? कंप्रेशन। कंप्रेशन में कौन सा फोर्स लगता है? कंप्रेशन टेस्ट में या कंप्रेशन में कौन सा फोर्स लगता है माय डियर फ्रेंड्स? एवरीवन शुड बी आंसर। सबको दिखाई दे रहा है ध्यान से? वीडियो गुड़ना।
वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइज। ध्यान से देखना। अगर आपके पास अगर आपके पास एक मेंबर है, उस पे आपने एक क्या लगाया, कंप्रेशन फोर्स लगाया। तो गाइज, अगर डक्टाइल में कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो देखा गया कि ये बकल हो जाता है, या तो बकलिंग फेलियर होता है। आपने बकलिंग का नाम सुना है ना गाइज, बकलिंग। या तो बकलिंग फेलियर होता है, या फिर ये 90 डिग्री, वही लोडिंग से कितने डिग्री पे फेल हो जाता है, 90 डिग्री वाले प्लेन पे फेल हो जाएगा। दैट इज द 90। क्यों? क्योंकि क्या होगा, 90 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या होगा, बकलिंग होती है जनरली। तो गाइस लिख लीजिए इस चीज को भी एक बार, मैं सामने से हट जाता हूं। बिल्कुल, दैट इज द कंप्रेशन फेलियर। बकलिंग हो जाएगा, लॉन्ग को लॉन्ग होगा तो गाइस दैट इज द लॉन्ग। और डक्टाइल का, ब्रिटल का मैं पहले करवा चुका हूँ गाइस, ब्रिटल का 45 डिग्री बताया था। अगर यही ब्रिटल होती तो मैंने पहले क्या बताया हुआ था ब्रिटल में, अगर ब्रिटल में आप गाइस, ब्रिटल में अगर आप कंप्रेसिव लगाओगे, कंप्रेशन लगाओगे, तो कहाँ से मैंने बताया था गाइस, थोड़ा ध्यान देना। ब्रिटल में मैंने क्या बताया था, 45 डिग्री से, इस टाइप से मैं पहले बता चुका था ये। ध्यान देना दोनों पे। तो बकलिंग फेलियर आता है, लॉन्ग होता है, तो जनरली अपन ये उसमें भी देखेंगे, किसमें, कॉलम और स्ट्रक्ट वाले चैप्टर में भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत और बताऊंगा इस पे। तो संजू क्लियर ना, संजू? संजू क्लियर? चलिए बात करते हैं। तो गाइस इसमें कौन सा आएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट। इसका मुझे वॉइस क्लियर है गाइस, वॉइस क्लियर है? एक बार यस करो। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 104। गाइस व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? गाइस बहुत डिटेल में बात किए हैं कि जी, सी या एन क्या होगा। दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किस किस के बीच में रिलेशन बनाता है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में। तो गाइस शियर ढूंढो। ऑप्शन नंबर डी जा रहा है। तो बराबर क्या पढ़े थे, जी फाइव। तो जी इज द रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। वेरी गुड, बहुत सही। हम आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेरी गुड, बहुत सही। 105। सब आंसर करो, सब आंसर निकालो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स आपके पास है। मैं आप सबके आंसर का वेट कर रहा हूँ माय डियर। 105 का आंसर करना है आप सबको। जल्दी से आंसर करके बताओ डियर इसमें। ऑप्शन नंबर सी 5:3 आ रहा है। वेरी गुड गाइस, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इस रो में आया है।
गाइस 2 बार है जिनका डिफरेंट मटेरियल है, सेम साइज है, सेम टेंसाइल फोर्स है। तो गाइस डेल्टा एल बराबर क्या होता है, पी एल अपॉन ए, यही होता है आई थिंक। तो गाइज पी सेम, एल सेम, ए सेम, सेम साइज का मतलब पी एल सेम। तो गाइज डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। तो गाइज डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू, क्या पूछा इसने, द रेडियस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टू मटेरियल विल बी। तो गाइस दैट इज द, क्या हो जाएगा, E2/E1। तो डेल्टा कितना रेशियो है, 3:5 इक्वल टू E2/E1। पर गाइस E2/E1 नहीं पूछा, इसका जस्ट अपोजिट पूछा है। जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा इसका, तो यहां से हो जाएगा E1/E2, दैट इज द 5:3। एवरीवन शुड बी आंसर। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ था ही नहीं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो। गाइस ध्यान से सुनना, ऐसा सिविल वालों ने तो आरसीसी में पढ़ा होगा या स्टील में पढ़ा होगा कि मॉड्यूलर रेशियो एम। गाइज एम इक्वल टू क्या पढ़ा उन्होंने, एम इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी, ई ए अपॉन ई बी, दैट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल। दो मटेरियल की इलास्टिसिटी का रेशियो जो होता है उसे अपन मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं गाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये जी का रेशियो नहीं होता गाइज, ये ई का रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छे। तो 106 में आंसर सी आएगा, एवरीवन शुड बी रिप्लाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 107। चलिए माय डियर फ्रेंड्स 107 को सॉल्व करिए, 107 को सॉल्व करिए। आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ई का वैल्यू अपन को दे रखा है, ई का वैल्यू अपन को दे रखा है 150, म्यू का म्यू दे रखा है, जी पूछा है, लगा दीजिए। आराम से करिए गाइज, बहुत अच्छे। 107 में सी आ रहा है, 150 2G 1 प्लस 0.25, तो 1 प्लस 1.25 इंटू 2.5। गाइज कितना आ रहा है, मीना साहब कैसे आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 गीगा पास्कल आ रहा है। मीना साहब आपका 50 कैसे आ रहा है, चेक करो। मीना मीना साहब आप चेक करो, एच के मीना साहब, बिल्कुल मयंक, सी ऑप्शन आएगा। सॉल्यूशन सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज द 108।
गाइज वापस निकालिए, आई विल वेटिंग, आई एम वेटिंग गाइज। प्रद्युम्न ये 100 का डी कैसे, 100 तो निकल चुका है ना। प्रद्युम्न, प्रद्युमन, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, डी ऑप्शन आ रहा है 100, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके ओके प्रद्युम्न, समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते। डियर फ्रेंड, जल्दी जल्दी निकाला करो, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। वापस वही पूछा है तो मैं डायरेक्ट ही कर दूं। 100 आ गया गाइज, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 108 कंप्लीट। गाइस म्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? म्यू की वैल्यू मैक्सिमम हम जानते हैं, अभी अभी बात की थी कि 0.5 से ज्यादा म्यू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर 0.5 से ज्यादा म्यू हुआ तो मटेरियल का वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गाइस इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, 0.5 आंसर है, 0.5 आंसर है एवरीवन। 110। चलिए गाइस बताइए। अंडर कंप्रेशन लोडिंग व्हाट वुड बी द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स? आराम से आंसर दो। मैंने ये कहा था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टफनेस। और गाइस टफनेस क्या होती है? दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज ए फेलियर। गाइस एरिया किसको रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेस स्ट्रेन का? तो हमने कहा था एनर्जी को, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता था। वर्क डन मतलब एनर्जी, तो एनर्जी मतलब ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये फटिक को भी नहीं, ये इलास्टिक को भी नहीं। गाइज इलास्टिक सिटी को कौन रिप्रेजेंट करता, मुझे बता सकते हो इसमें? गाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक सिटी को कौन रिप्रेजेंट करता, ये बताइए आप। आपसे पूछता कि इलास्टिक सिटी ऑफ द मटेरियल। गाइज एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि बताइए इलास्टिक सिटी को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोप से। गाइज इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप किसकी वैल्यू देगा? ई की। गाइज ई की वैल्यू देता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो लीनियर कर्व होता है उसका स्लोप किसकी वैल्यू देता है? ई की। तो गाइज ये भी पूछा जा सकता था आपसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी के समझ में आ गई बात कि अगर वो पूछता कि बताइए ई का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो लाइन आएगी उस लाइन का जो स्लोप होगा, सच स्लोप इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, या फिर ई का वैल्यू जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा आगे। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल, तो थोड़ा टाइम लीजिए, टेक अ टाइम, और इस न्यूमेरिकल को पूरा करिए 1111 को। न्यूमेरिकल है, पॉइजन रेशियो पूछा है। तो गाइज मुझे निकाल के बताइए कि इसका पॉइजन रेशियो क्या होगा।
एवरीवन शुड बी आंसर। मैंने पॉइजन रेशियो का आपको कंसेप्ट बताया है, तो सभी सॉल्व करिए। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। संजू का आंसर बी आ रहा है, प्रद्युमन का आंसर भी 1-1 में बी आ रहा है। वेरी गुड गाइज। ए बार ऑफ 40 mm in diameter is subjected to axial load of 4 kilonewton extension of bar for the gauge length। गाइज म्यू की वैल्यू आई थिंक अगर अपन ने पढ़ा हो तो म्यू की वैल्यू क्या थी? मैंने आपको करवाया ये फॉर्मूला भी, डेल डी अपॉन डी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल डी कितना है? डिक्रीज इन डाया 0.00018 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई डेल एल 0.003 डिवाइड बाई 200। गाइस सॉल्व करिए। दैट इज द कम आउट द 30। सभी का 30 आ रहा है। डन कर दें इसको। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। बी ऑप्शन, एवरीवन शुड बी। वेरी गुड, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाए गाइस। सबका सही था 0.30। तो डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, ये अपन ने पढ़ा हुआ है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला। गाइस ये आ सकता है एसएससी में भी, और जो अभी आरएसए, जो अभी राजस्थान का जेई है, राजस्थान का जो जेई होगा उसमें भी आने के बड़े चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं राजस्थान जेई में। जो पीएचडी, जो डब्ल्यूआरडी का वैकेंसी आया है, उसके लिए अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का गाइज। ठीक है, चलिए 1-1-2। जल्दी से इसका आंसर भी कर दो अब गाइज, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 1-1-2 का आंसर करो मैं माय डियर फ्रेंड्स, 1-1-2 का आंसर करो माय डियर फ्रेंड्स। 1/8, सबका 1/8 आ रहा है गाइज। चलिए 1/8 आ रहा है तो देख लेते हैं एक बार। इन ए पर्टिकुलर मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू के, देन पॉइजन रेशियो म्यू। तो गाइज कैसे किया आप लोगों ने? 1/8, वेरी गुड। तो गाइज G/K अगर आपको सेम दे रखा है तो E बराबर E 2G1 + म्यू इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू। ये भी आपको सेम दे रखा है, तो 2 + 2 म्यू बराबर 3 - 6 म्यू। तो गाइस ये कितना हो चुका है? तो 2 म्यू + 6 म्यू इक्वल टू 1। तो 8 म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू 1/8। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1/4 कैसे आ रहा है डिम्पल? डिम्पल 1/8 आ रहा है मेरा, देखो ध्यान से। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गाइज आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इस टाइप के जयन में क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, जो बस 2 या 1 लाइन में सिंपल सा कैलकुलेशन करो और वो सॉल्व हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करवा चुके हैं थर्मल स्ट्रेसेस से।
थर्मल स्ट्रेसेस से क्वेश्चन क्या था? कंपोजिट बार है, एक स्टील है, एक कॉपर है। बताइए कॉपर बार में क्या होगा? गाइज बताइए कि किससे अपन पहचानेंगे इस क्वेश्चन को? किससे पहचानेंगे इस क्वेश्चन को गाइज? कंपोजिट बार है, किससे पहचानेंगे? अल्फा से। अल्फा कॉपर किससे ज्यादा होता है? अल्फा स्टील। यही पढ़ा था। तो कॉपर बार ज्यादा इलोंगेट होगी, स्टील बार कम इलोंगेट होगी। तो ज्यादा इलोंगेट हो नहीं सकती, तो कौन सा फोर्स गाइज? कंप्रेशन। करवाया हुआ है डिटेल में। जो आज प्रद्युम्न, मयंक आज जो नए ज्वाइन किए हो, वो प्रीवियस क्लासों को देखोगे तो आपको मैंने डिटेल में इस पे पूरा पढ़ाया हुआ है, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। यहां तक कि मैंने अल्फा की सभी वैल्यू लिखाई हुई है। तो एक बार इन सभी चीजों को आप अच्छे से प्रीवियस क्लास से गेन कर लेना, पढ़ लेना। ओके, चलिए गाइज बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर जाएंगे। गाइज पॉइजन रेशियो के अंदर क्या होता है? लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही तो पढ़ा था। तो गाइज ये तो स्ट्रेन का रेशियो होता है बेसिकली। बेसिकली किसका रेशियो होता है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स ये तो स्ट्रेन का रेशियो होता है। कौन कौन सी? तो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको किया करवाया था कि लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या चीज? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जब इस प्रोपोर्शनिटी को हटाया तो क्या आया था? म्यू। तो स्ट्रेन के बीच में क्या है? ये एक स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेन के बीच में म्यू एक रिलेशन बनाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 115 भी देख लीजिए। सामने से मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ध्यान से पढ़ लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने कर दिया। गाइस माय डियर फ्रेंड्स, इस पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा इसमें इसको 2-3 क्वेश्चन और इससे समझेंगे क्या आ सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन इस 115 के ऊपर लेके जाऊं। तो 115 के ऊपर जब मैं लेके जाऊंगा आपको, तो माय डियर फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड द statically statically determinant statically determinant structure, और एक होता है माय डियर फ्रेंड्स statically indeterminate। स्टेटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और स्टेटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो माय डियर फ्रेंड्स स्टेटिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बॉडी को अगर 2D में आपको इक्विलिब्रियम में करना है, एक बॉडी जो 2D में इक्विलिब्रियम में है, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स तो स्टेटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है आपके पास। मैं आगे लेके जा रहा हूं थोड़ा। स्टेटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, किसी भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में करना है 2D में, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। एक्स का मतलब गाइज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट, जितना भी अल्जेब्रिक सम है फोर्स का वाई डायरेक्शन में वो भी जीरो होना चाहिए। वाई का सॉरी हॉरिजॉन्टल का मतलब आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वाई का मतलब आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनका सम जीरो होना चाहिए। और गाइज मूवमेंट भी कितना होना चाहिए?
अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट, उस बॉडी पे जितना भी मूवमेंट लगे उसका ओवरऑल सम जीरो होना चाहिए, तब जाके बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में होगी। तो गाइज ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो जनरली 2D में लगती है, और 3D में बात करेंगे तो 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? 6 हो जाएगी। कैसे? एक पॉजिटिव एक्स में करोगे तो एक नेगेटिव एक्स में करोगे, दो एक्स की, दो वाई की, दो जेड की। ओके गाइज, तो आपके पास इस तरह से 6 तो इसकी हो जाएगी, और इसी तरह से समेशन ऑफ ऑल फोर्स और मूवमेंट इन एक्स वाई जेड वो भी जीरो कर देना। तो आपके पास इस तरह से हो सकता है। तो गाइज ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अब अपन बात करें, हम बात करें स्टैटिकली डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? नंबर ऑफ अननोन, जो नंबर ऑफ अननोन है, और और माय डियर फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ अननोन होते हैं सॉम में, वो रिएक्शन होती है। अगर नंबर ऑफ रिएक्शन बराबर नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, गाइज अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकल इक्वेशन के बराबर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को स्टैटिकली डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे लाइक द एग्जांपल, गाइज इस बीम के बारे में बात करो, दैट इज द कैंटिलीवर। गाइज इस वाले सपोर्ट पे, फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है माय डियर? इस वाले सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है? संजू ने कहा 3, डिम्पल ने भी 3 बताया। गाइस सभी बताइए कितनी होती है? प्रद्युम्न भी 3 बोल रहे हैं। एवरीवन शुड बी रिप्लाई वेरी फास्ट। ओके मयंक, वेरी गुड। कितना होता है गाइस इसमें? इसमें 3 होता है आपके पास। वेरी गुड सुधांशु। तो गाइस इसमें 3 कौन कौन से होते हैं? तो एक तो वर्टिकल रिएक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है, और एक मूवमेंट होता है। तो गाइस 3 अननोन है और 3 स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो ऐसी बीम को मैं क्या बोल दूंगा? स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। गाइस अगर इसके बारे में बात करें, वो एक ही बात है, ये और ये हो गई। गाइस स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ अननोन मतलब रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन आपके पास ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे गाइस? ऐसे स्ट्रक्चर को स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अब इसमें एग्जांपल लो गाइस, ये वाला। गाइस बताइए डिटरमिनेंट कितने अननोन? गाइस नंबर ऑफ अननोन, फास्ट आंसर करो। नंबर ऑफ अननोन, संजू 666, वेरी गुड। 6, 3 इसके 3 इसके, जबकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज द 3 इक्वेशन से 6 अननोन को निकाला नहीं जा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स 3 इसके तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपको सबको ये समझना होगा ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। मैं अगर इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं तब भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है, इस पे वर्टिकल लगा दूं तब भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है, इस पे मूवमेंट टॉर्क लगा दूं तब भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है। तो गाइस दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस इसका तो आपने आंसर दे दिया कि क्या नेसेसरी कंडीशन है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए। तो उसमें जितने भी फोर्स होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए, एक्स और वाई डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, इसके साथ साथ मूवमेंट का सम भी जीरो होना चाहिए। तो ये आरपीएससी एससीएफ में पूछा गया था 2011 में।
चलिए आगे बढ़ेंगे। वन वन सिक्स, क्वेश्चन नंबर 116। चलिए एक बार आप सब रिवाइज करो अच्छे से, एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड करो, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो गाइज मैं रीड कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ए बार 40 mm in diameter is subjected to tensile force of कितना 40,000 kg, undergoes under undergoes elongation resulting in decrease in dia, considering the प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ई का वैल्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है। गाइज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, तो लगा दो फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। E इक्वल टू 2G 1 + म्यू, खत्म कहानी। ई दे ही रखा है, म्यू दे ही रखा है, जी निकाल दो। ये तो कोई काम की चीज ही नहीं है। ओके संजू का आंसर आ चुका है, बाकी सबके आंसर लेके आओ। आई एम वेटिंग, मैं सामने से भी हट चुका हूं। वेरी गुड सुधांशु, मयंक, डिम्पल, संजू, सोनाली, बाकी और भी आंसर करिए। वेरी गुड प्रद्युम्न, एच के मीना साहब, वेरी गुड, सबके आंसर आ चुका है। रखो वैल्यू, पुट करो, और आंसर आया है इसका ए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने ए दिया है। हम आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द बार, इलोंगेशन का रेशियो पूछा है गाइज। इक्वल लेंथ है two circular mild steel bar A and B of equal length have a diameter 2 centimeter and 3 centimeter। चलिए गाइस इसको करेंगे। डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी। गाइस डेल्टा एल का फॉर्मूला पी एल अपॉन ए ई, दैट इज द बीम ऑफ ए, पी एल अपॉन ए ई, दैट इज द बीम बी। चलिए सभी आंसर लगाइए इसका। देखो गाइज टी फोर्स लगा रखा है, तो फोर्स दोनों में सेम है, तो P1 L1 A1, या ए के टर्म्स में लिख दे, PA LA AA EA PB LB AB EB। गाइज फोर्स कैसा है दोनों में? फोर्स सेम है, लेंथ भी सेम है। बताइए डियर, बताइए। गाइज मटेरियल भी सेम है क्योंकि दोनों माइल्ड स्टील की बनी हुई है। तो अपन को बेसिकली किसका चाहिए? एरिया क्या है? π/4 डीबी का स्क्वायर डिवाइड बाई π/4 डीए का स्क्वायर। गाइस डाया बताओ, पहले की डाया 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो दूसरा का कितना है? दूसरे का कितना है? 3,
तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9/4 आंसर होगा गाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गाइज ऐसे क्वेश्चन को आप जब करो तो बड़े आराम से करना, गलत ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में अपन ऊपर नीचे का ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो डियर ऐसे क्वेश्चन से अपन को आते हुए भी गलत हो जाता है, जो बड़ी दिक्कत की बात होगी। ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि मुझे यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है और यहाँ मुझे सही से करके निकल जाना है, क्योंकि कभी कभी आंसर एक 4/9 भी गिवन होगा। जैसे 9/4 गिवन है तो एक क्या गिवन होगा 4/9। तो गलती से अपन ये 4/9 नहीं लगा के आएंगे तो अपना फिर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूंगा। इसका तो बताने की जरूरत नहीं है। गाइस जल्दी से आंसर करो। डेल्टा एल बराबर PL/AE। तो गाइज क्या पूछा, ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल इज डिफॉर्म्ड बाय डेल। डेल्टा एल की डेल से दे रखा है, तो ई की वैल्यू क्या होगी, तो PL/A डेल। PL/A डेल, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 119। गाइज ये आपको, चलिए हम बात करते हैं इस पे। चलिए गाइज क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गाइस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, मेरी बात समझना। अगर अपने पास अलग अलग टाइप की मटेरियल होती है, जिसका अलग अलग एरिया, अलग अलग लेंथ और अलग अलग मटेरियल होता है, इस टाइप का अपने पास कोई स्ट्रक्चर होता है, और अपन अगर इस पे कोई फोर्स P लगाते हैं, तो गाइस डेल्टा एल कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एल टोटल कैसे निकालते हैं, इन सबका इंडिविजुअल जोड़ के निकाल देते हैं। इन सबका इंडिविजुअल जितना इलोंगेशन होगा, इन सबका जितना इंडिविजुअल इलोंगेशन होगा, उनका जो सम होगा, वो सम किसके बराबर होगा, डेल्टा एल टोटल। दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब डियर ये तभी पॉसिबल होगा जब डिफॉर्मेशन बहुत कम हो, डिफॉर्मेशन बहुत ही कम हो। मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर लेंथ आपका 1 मीटर है, अगर लेंथ 1 मीटर है तो इसका डिफॉर्मेशन 1 mm या फिर 2 mm ले लो आप, 2 mm होना चाहिए। बहुत कम डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और दूसरी चीज, ये बॉडी इलास्टिक होनी चाहिए। अब गाइस बताइए ये कहाँ तक लगेगा, कहाँ तक लगेगा ये, बिल्कुल ए इलास्टिक लिमिट तक। क्योंकि ये इलास्टिक बॉडी की बात होती है तो इलास्टिक लिमिट तक लगना चाहिए। बिल्कुल ये तभी पॉसिबल है गाइस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गाइस सुपर पोजिशन थ्योरम यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने, देखो। द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन स्टेट दैट द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, टोटल इलोंगेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर ए डिफरेंट सेट ऑफ लोड, अलग अलग लोड भी लगा दो के, टू द सम ऑफ डिफ्लेक्शन अंडर इच सेट ऑफ लोड्स एक्टिंग सेपरेटली। अलग अलग जो अपन निकालेंगे, उन सबका इलोंगेशन टोटल सिस्टम के इलोंगेशन के बराबर आएगा। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको डिफ्लेक्शन में भी स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा।
तो ऑप्शन नंबर ए चला जा रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जल्दी से आंसर बता दो इसका। न्यूमेरिकल आ चुका है, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। आराम से करना गाइस। प्रद्युम्न 120 या फिर 0.25 या 0.20। प्रद्युम्न आराम से करो। 120 का डी, वेरी गुड प्रद्युम्न। 120 का ई, वेरी गुड वेरी गुड। 0.25 डी डी। 0.25 वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत सही। चलिए गाइस बहुत सबका सही है। 0.25 आ रहा है मेरा सबका। 0.25 यंग मॉडुलस दे ही रखा है आपको। E इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। आई थिंक यही फॉर्मूला लगाया होगा आप सबने। E आपको 200 डिवाइड बाई 3 इंटू के कितना है 80। 1 - 2 म्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सॉल्व कर लो इसको। 20 डिवाइड बाई 24। सॉल्व करो गाइस, डी ऑप्शन। ओके सॉल्व किया तो ऑप्शन म्यू का ऑप्शन कितना आया 0.25। वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एवरीवन शुड बी रिप्लाई इन द फास्ट वे। जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे। कौन से वाले में, पहले वाले में फॉर्मूला दूसरा क्यों लगेगा? ओके ओके गाइस, के नहीं है। ओके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा माय डियर। यहाँ E इक्वल टू क्या लगेगा 2G 1 + म्यू। जी है गाइस, के नहीं है। मैंने यहाँ के सोचा हो तो के सोच के कर रहा था मैं। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी वाला, बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, बिल्कुल। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, बल्क मॉडुलस नहीं है। मैंने गलती से बल्क मॉडुलस देख लिया, मुझे लगा बल्क मॉडुलस से मैं के वाला फॉर्मूला लगा रहा था। के वाले फॉर्मूले से अलग ऑप्शन आएगा फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए डियर, इसी तरीके से डियर जैसे अभी मेरे साथ मैंने के पढ़ लिया उसको गलती से। तो डियर जब इसी टाइप से अपन एग्जामिनेशन देते हैं तो जल्दबाजी में अपन को जी की जगह के पढ़ने को आ जाता है और वहां से अपन उसकी म्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। वो म्यू की वैल्यू भी ऑप्शन में होती है, तो वहां अपना गलत हो जाता है सही होते होते हुए भी। ठीक है, चलिए गाइज 121 की बात करें। अब ये तो मैं आपको पूरा डिटेल में डेरिवेशन करवाया है मैंने। क्या था डिटेल में डेरिवेशन? स्ट्रेन एनर्जी कितनी थी? सॉरी गाइज, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है गाइज, मैंने तो फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का लगाया था P² L/2 AE। ग्रेजुअली अप्लाइड है गाइज, ग्रेजुअली अप्लाइड। तो गाइज पी की जगह कितना दे रखा है लोड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्क्वायर, लेंथ कितनी L/2 AE। चेक करो ये कौन सा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है,
डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन ए नहीं, डी ऑप्शन डियर, डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सही डियर, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 122। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करवा चुका हूं पहले ही, करवा चुका हूं। जिसका अल्फा ज्यादा उसमें कौन सी स्ट्रेस, पहले तो पढ़ो। एक एंड देखो, एक कैंटिलीवर बीम ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन का मतलब गाइज, ट्यूबुलर सेक्शन का मतलब, ट्यूबुलर सेक्शन का मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्यूब है, इसके अंदर अगर अपन रिफिल डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट, क्योंकि इसका सरफेस एरिया रिफिल के सरफेस एरिया के ऊपर ओवरलैप हो गया है। और ये ट्यूब है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्शन। और गाइस ट्यूबुलर सेक्शन है, एक में दो मटेरियल होती है हमेशा, एक कॉपर का है आउटर, और इनर किसका, स्टील का। सेम टेम्परेचर कर रहे हैं तो बताइए किसमें कौन सी होगी। तो जिसका अल्फा ज्यादा उसमें कौन सी, जिसका अल्फा ज्यादा उसमें तो कंप्रेशन, और जिसका अल्फा कम उसमें टेंशन। डिटेल में बात किए हैं सभी ने, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ओके, टेंशन इन स्टील, स्टील में टेंशन, एंड कंप्रेशन इन कॉपर। गाइस मुझे ये बताओ, अगर यही दोनों एंड से फिक्स होती तो बताइए फिर कौन सा होता। गाइस यही दोनों एंड से फिक्स होती तो फिर कौन सा होता। एवरीवन शुड बी आंसर। अगर यही बीम होती, गाइज मैंने अभी टेम्परेचर राइज नहीं करवाया है, मैंने कहा फिक्स होती और टेम्परेचर डिक्रीज करता। चलो क्वेश्चन बदल दिया मैंने। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे डिम्पल। हाँ बहुत अच्छे सुधांशु। प्रद्युम्न, अगर यही फिक्स होती और टेम्परेचर रिड्यूस कर देते तो दोनों में टेंशन आ जाती, और टेम्परेचर राइज कर देते तो कंप्रेशन आ जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड मोही, मयंक ने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया है कि डी ऑप्शन लगा दो सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए गाइज, 112 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 113 को अभी अभी 123 को अभी अभी अपन ने क्या किया है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल है वो कौन सी बॉडी पे लगता है माय डियर फ्रेंड्स, इलास्टिक बॉडी पे लगता है। और किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। दोनों ही आंसर सही है, तो आंसर नंबर बी होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बहुत सही। सभी को आई थिंक क्लियर है ये वाला, ये वाला तो अपन पहले ही आ चुका है। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से कराया है, इसका पूरा डेरिवेशन कराया है, और मैंने ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। इस वाले टॉपिक पे मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का नाम लिया था, वहां मैंने 7-8 क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करवा दिए थे। क्या है, एक इलास्टिक बार है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ई है, सेल्फ वेट डब्ल्यू है। गाइस सेल्फ वेट कितना है इसका, सेल्फ वेट इसका डब्ल्यू है। इट इज सब्जेक्टेड टू लोड पी, बाहर से लगा रहे हैं एक्सटर्नल। तो गाइज मैंने इसका डेल टोटल क्या बताया था, मैंने कहा था डेल्टा एल सेल्फ वेट की वजह से, प्लस डेल्टा एल किसकी वजह से, किसकी वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से। तो सेल्फ वेट की वजह से कितना था, डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए,
और एक्सटर्नल लोड की वजह से कितना है, PL/AE। गाइस ये वाला फॉर्मूला देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैंने ऐसा पहले ही करवा दिया था आपको इसका विद डेरिवेशन। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए गाइज, अब मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डियर डियर फ्रेंड, इसने क्या बोला, फॉर द कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। ये फोर्स का कौन सा सिस्टम है, कोप्लेनर और कंकरेंट। चेक करो कोप्लेनर है या नहीं है। गाइस ये कोप्लेनर है, दोनों फोर्स की बात कर रहा है, दोनों फोर्स एक ही प्लेन में है। बिल्कुल। कंकरेंट, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब गाइज ये कब इक्विलिब्रियम में होगा, ये अपन से पूछा है। गाइज इक्विलिब्रियम में करना है अपन को। इक्विलिब्रियम में तो गाइज इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, बोलो जल्दी से, जल्दी से ये कंपोनेंट बोलो। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F3 cos 45। मुझे बताओ इसका ये कंपोनेंट F3 cos 45। और गाइस इसका ये वाला कंपोनेंट F3 sin 45। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको सबको रिजॉल्व करना आता है ना फोर्स को गाइज, सब रिजॉल्व कर लेते हैं ना फोर्स को इजी तरीके से। दैट इज द एफ कॉस वाला, जो कॉस वाला, और ये साइन वाला, जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस वाला। आंसर ही दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब गाइज ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी, फॉर इक्विलिब्रियम, तो F3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये अपन से पूछा है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि F2 बराबर F3 cos 45 होना चाहिए। तो गाइज F2 कितना, 20, F3 cos 45। तो गाइस 20 डिवाइड बाई cos 45। सभी cos 45 की वैल्यू कितनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, एवरीवन शुड बी आंसर। cos 45 की वैल्यू 1/√2। बिल्कुल। तो 1/√2, तो 20 × √2 आ जाएगा F3 का वैल्यू। सभी चेक कर लीजिए। एवरीवन शुड बी चेक। यही होगा। वेरी गुड। तो गाइज F3 की वैल्यू ये आ गई। गाइज ये वर्टिकल डायरेक्शन में कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब आपका F1 किसके बराबर हो, F3 sin 45। F3 की वैल्यू रखो गाइज, कितनी है F3 यहाँ से, 20√2। sin 45 कितना होता है गाइज, sin 45 कितना होता है,
साइन 45 निकालो माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। साइन 45 कितना, 1/√2। तो गाइज ये 20 आया। F1 बराबर 20, जबकि F1 बराबर तो 10 है। ये पॉसिबल ही नहीं है। गाइज ध्यान से सुनो, इस वाले से F1 20 आ रहा है, जबकि अपन को कितना दे रखा है, अपन को 10 दे रखा है। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता F3 की किसी भी वैल्यू पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स बराबर हो, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स बराबर हो। जब वर्टिकल डायरेक्शन का मैं निकाल रहा हूं तो F3 की वैल्यू पे ये F1 के बराबर नहीं आ रहा है गाइज। जब नहीं आएगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, ध्यान से नोट कर लो जिसे करना है अच्छे से। हो जाए तो मुझे बता देना कि हो गया सर, यहां तक समझ में आ गया कि किसी भी वैल्यू F3 की पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा इस वाली कंडीशन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड्स, विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम वॉट एवर बी मैग्नीट्यूड ऑफ F3 का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा दोनों डायरेक्शन में। तो गाइज इसका आंसर डी चला जाएगा। आप ध्यान से देख लेना वाली। ओके गाइज, ओके डियर, क्योंकि F3 की कुछ भी वैल्यू लूंगा तो एक डायरेक्शन में तो वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में वो फोर्स से इक्विलिब्रियम में नहीं कर पा रहा है। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ के आराम से आंसर बताइए। सोनाली ने तो इसका आंसर डी बता दिया है। ओके ओके, पहले वाले का डी बताया, अब बताइए सी ऑप्शन। वेरी गुड। द पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टेबल आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं हो सकता, किससे कम नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो किससे कम, -1 से लेके यही था, -1 से कम नहीं हो सकता और 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, -1। वेरी गुड, बहुत अच्छे सोनाली, दैट इज द 125 का था। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छे रवि। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब अपन आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। 127, बताइए गाइज। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मटेरियल इज यूजुअली यूज टू एस्टिमेट, क्या निकालने के काम आता है गाइज, क्या निकालने के काम आता है। तो गाइज टफनेस निकालने के काम आता है ये तो। लेकिन लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज ए फेलियर, ये भी तो टफनेस ही होती है गाइज। इसमें ध्यान से सुनना, इसमें दोनों ऑप्शन ही सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा जाएगा, नाम पूछा है उसने कि किस नाम से जाना जाता है। इस नाम से नहीं जाना जाता, उसे नाम क्या देते हैं, टफनेस से जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन जाएगा।
होने में दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उसने कहा किस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, तो दैट इज द टफनेस। गाइज ये हार्डनेस क्या होती है, मैंने बताया था आई थिंक आपको। गाइज ये हार्डनेस क्या होता है, व्हाट इज द हार्डनेस, अगर किसी को इसका आंसर आता है कि हार्डनेस क्या होता है, तो एक बार आंसर करके बताओ, व्हाट इज द हार्डनेस। वेरी गुड प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का आंसर वेरी बहुत अच्छा है, डिम्पल का भी बिल्कुल सही है। Basically it is the property of the material due to which a material can be penetrate into another material। मतलब ऐसा बोलो कि पेनेट्रेशन की जो कैपेसिटी है, मान लीजिए आपके पास ये सरफेस का हार्डनेस चेक करना है, तो ऊपर से आपने किसी मटेरियल से पेनेट्रेट किया, तो कितना ये पेनेट्रेट हो रहा है सरफेस में। हाँ ठीक है, तो इसे बिल्कुल शुभम सुधांशु ने कहा है कि रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन का मतलब होता है मार्किंग, अंदर के साइड मार्किंग, या फिर रेजिस्टेंस टू अब्रेशन भी बोला जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हार्डनेस के लिए कोई नंबर होता है गाइज, किस नंबर से जाना चाहता है ये हार्डनेस कोई नंबर से, हार्डनेस नंबर होता है आई थिंक, अगर किसी को आइडिया हो। किसी को आइडिया है? ब्रिनेल, बिल्कुल ब्रिनेल, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, BHN, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। इससे जनरली इससे क्या किया जाता है, BHN से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, BHN से। अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पे और बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए डियर अपन आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये सॉम से रिलेटेड नहीं है तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा अभी, क्योंकि ये प्लास्टिक हिंज की बात कर रहा है और प्लास्टिक हिंज सॉम से रिलेटेड नहीं है, ये टॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको वहां मैं करवाऊंगा इसको, ठीक है। टॉस में जब करेंगे तो वहां करेंगे, तो अभी तो इसे छोड़ दीजिए, पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक क्वेश्चन 128 यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। 128 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ गाइज। चलिए 129 की ओर ऊपर चलेंगे। गाइज 129 में सियर स्पेन, गाइज अब ये क्वेश्चन पहले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अब इसमें जो आगे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन बेंडिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, SFD VMD से रिलेटेड आ रहे हैं। तो गाइज अभी तो मैं आपको थोड़ा बहुत इस पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल से मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। कॉम्प्लेक्स के बाद में जब सियर करवाऊंगा आपको SFD VMD, तब ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत अपन यहाँ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस सियर स्पेन क्या होता है, स्पेन यानी मतलब होता है एक रीजन, स्पेन का मतलब रीजन। सियर स्पेन का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है? एक ऐसा रीजन जिसमें सियर फोर्स क्या रहे गाइस, कांस्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा रीजन जिसमें सियर फोर्स कांस्टेंट होता है, बस इतना ही है, इतना ही इसका मतलब है। तो जिसमें आपका सियर स्पेन क्या रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। नहीं, ए ऑप्शन नहीं। बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सियर स्पेन में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा। आप ऐसा बोलोगे प्योर सियर में, प्योर सियर पूछ लिया तो बेंडिंग जीरो होगा, प्योर सियर पूछ लिया तो बेंडिंग जीरो होगा, प्योर सियर। यहाँ प्योर सियर नहीं पूछा है गाइज, यहाँ क्या पूछा है, सियर स्पेन। तो सियर स्पेन इज ए रीजन इन विच सियर फोर्स इज कांस्टेंट, लाइक दिस गाइज। अगर बात करें, अगर इसका कभी SFD VMD बनाने का मौका मिला, तो इसका SFD कुछ ऐसा बनेगा माय डियर फ्रेंड्स।
लेकिन बीएमडी इसका कुछ ऐसा बनेगा, बीएमडी इसका कुछ ऐसा बनेगा। तो गाइज, अगर ये बी है, ये सी है और ये ए है, तो आप कहोगे यहां देखो शियर फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो आप कहोगे बीसी रीजन और एसी रीजन दोनों ही शियर स्पेन है, क्योंकि इसमें आपके पास शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट। लेकिन बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं है, याद रखना, बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं है। तो सोनाली, संजू, ये सभी अपने ऑप्शन को चेंज कर लोगे आज के बाद। उसने प्योर शियर नहीं पूछा है मेरे भाइयों, प्योर शियर पूछता तो फिर मैं बात करता। तो अगर संजू और सोनाली आपको क्लियर हो चुका हो तो यस करो। हाँ, वही लिख लेना, शियर स्पेन इज ए रीजन इन विच शियर फोर्स इज कांस्टेंट, बस। बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं हो सकेगा, ये जरूरी नहीं है होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये प्योर शियर पूछ लेता तब जाके आप इसको बोलते। तो दोनों ही वर्डिंग वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़े डिफरेंस को समझ के ही आंसर देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए, जैसे अपन यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कभी किसी में, बताइए कौन सा रीजन शियर स्पेन है, तो आप उस रीजन में देखो शियर फोर्स जिस रीजन में कांस्टेंट जा रहा है वही रीजन किसके अंडर में होगा, शियर स्पेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसेंट्रिक से क्या मतलब है, व्हाट इज द इसेंट्रिक, जो लोड सेंटर पे नहीं लगेगा, सेंटर से डिस्टेंस पे लगेगा, वो इसेंट्रिक। गाइस, जैसे बात करें, अगर इसका सेंट्रोइडल लाइन ये है और कोई फोर्स यहां से लग रहा है, तो बताइए कितनी इसेंट्रिसिटी है। गाइस बताइए कितनी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है ये चीज। डिम्पल ने आंसर दे दिया, संजू ने आंसर दे दिया, प्रद्युम्न मैंने जो पूछा उसका आंसर करो, प्रद्युम्न मैंने जो पूछा है उसका आंसर करो। ये वाला लोड पी कितनी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। मयंक का आंसर भी सही है। गाइस, ये सेंटर पे ही लग रहा है तो इसकी सेंट्रिकसिटी जीरो, और जो फोर्स सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा, इसकी सेंट्रिकसिटी यहां से मेजर की जाएगी, सेंटर से। तो प्रद्युम्न, एज से नहीं, कहां से, सेंटर ऑफ द सेक्शन आंसर आएगा। सेंटर से कितना इसेंट्रिकसिटी पे लगा रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को अपन परफॉर्म करेंगे। गाइस, इसेंट्रिक ये है, जैसे अब मैंने आपसे कहा कौन सा लोड है, तो इस लोड को बोला जाएगा एक्सियल इसेंट्रिक, एक्सियल इसेंट्रिक लोड, AEL। और इसे बोला जाएगा एक्सियल लोड। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गाइस, एवरीवन शुड बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेंट, मैंने कहा था दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, तो गाइस सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेंट होती है या इनडिटर्मिनेंट होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये रही, इसके कितने अननोन, दो, हिंज के दो, रोलर के कितने, एक। तो टोटल अननोन कितने, तीन। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी, तीन। तो ये तो नहीं, ये तो डिटर्मिनेंट होती है। ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, गाय ध्यान से सुनना,
प्रॉप्ड कैंटिलीवर में आपको एसएफडी बीएमडी में बताऊंगा। यहां एक हिंज लगा दिया डियर। जब यहाँ हिंज लगा दिया तो पहले तो 3 इसकी और एक इसका, 4 अननोन है। 3 तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लेकिन एक इसका इक्वेशन मिलेगा, तो 4 इक्वेशन। डिटर्मिनेंट, वेरी गुड। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर होगी नहीं, 3 अननोन 3 इक्वेशन। लेकिन गाइज ये फिक्स बीम 6 हो गया, 6 है, इक्वेशन 3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लियर है सबको? सबको ये क्लियर है? ये वाली सेकंड वाली सबको क्लियर है? अगर गाइज ये इंटरनल हिंज नहीं होता, ये इंटरनल हिंज यहां नहीं होता, तो ये आपके इनडिटरमिनेंट होती, क्योंकि 4 अननोन होते और 3 इक्वेशन मिलती। लेकिन गाइज इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाती है। इसलिए इसमें 4 इक्वेशन होती है और 4 अननोन होते हैं, तो चारों को सिंपली फाइंड आउट कर लिया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए डियर, चलिए डियर अगले क्वेश्चन को करेंगे। बताइए गाइज बीम कैसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है? नहीं सुधांशु, सुधांशु अवरिंग बीम डिटर्मिनेंट होती है। सुधांशु अवरिंग बीम लाइक दिस। बताओ अननोन कितने सुधांशु? अननोन कितने? 2 अननोन तो किसके? हिंज के, आर ए आर बी, और एक अननोन इसका, तो कितने हो गए गाइस? 3 अननोन और 3 इक्वेशन होती है, इसलिए ओवरहैंग बीम कौन सी है? डिटर्मिनेंट है। सुधांशु ओवरहैंग बीम डिटर्मिनेंट है। अननोन गिल्लो वाली अगर दोनों साइड होगा तो फिर अननोन गिल्लो। 3 अननोन 3 इक्वेशन, वी कैन सॉल्व आउट इन इजी वे। चलिए डियर, एक बीम कैसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है? गाइस बीम पे क्या लगाते हैं? मूवमेंट। क्या लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। गाइस जब टॉर्शन लगाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साफ्ट। जहां कंप्रेशन लगाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉलम। बिल्कुल, स्ट्रक्ट या कॉलम। और गाइस जब सीयर लगाएंगे तब भी बीम होगा, लेकिन सीयर में ट्रांसवर्स सीयर लोड होना जरूरी था। सिंपल सीयर होगा तो वो वाली बीम सिंपल सिंपल सीयर बीम बोलेंगे। पर जनरली बीम पे किस टाइप का लगता है माय डियर फ्रेंड्स? बेंडिंग मूवमेंट। अगर ये ट्रांसवर्स होता तो ट्रांसवर्स में बीम बोलते। समझना मेरी बात को, इस बात को। ठीक है गाइज, तो माय डियर फ्रेंड्स आज अपन इतना ही करेंगे। आज अपन यहीं से कंप्लीट करेंगे। कल इसे अपन 10 मिनट और लेंगे और 10 मिनट के बाद में आपको कल से प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा, पूरा चैप्टर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा, और आप भी थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में पढ़ के आना। फिर अपन कल अगर टाइम मिला तो कल प्रिंसिपल वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे या परसों खत्म कर देंगे।
डेफिनेटली प्रिंसिपल वाला छोटा चैप्टर है, पहले मैं आपको समराइज कराऊंगा, थ्योरी बताऊंगा। तो गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत थ्योरी आप पढ़ के आना, अच्छे से उसको कंप्लीट करके आना। मैं कल और बताने वाला हूं। तो हम फिर कल मिलेंगे मैं डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए थैंक यू। और आपके दोस्तों को भी बताइए किस टाइप का हमारा एक कोर्स चल रहा है, जिसमें अपन 15,000 क्वेश्चंस करेंगे, 10,000 टेक्निकल क्वेश्चंस अकेले अपन को करने हैं। तो सबको बताइए इसके बारे में। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।